गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका कैरियर हियर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं रविंद्र तिवारी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। उसी कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लेके चल रहे हैं। क्लास 12th डियर स्टूडेंट्स, यह आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपके जेई मेंस और नीट फाउंडेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्ज़ाम से थोड़ा सा ऊपर है, यानी आपका फाउंडेशन का कोर्स चल रहा है यहाँ पे। तो आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर इसको पढ़ेंगे और पेन कापी ले करके पढ़ेंगे ताकि आप नोट्स भी अपने बनाते रहें। और क्योंकि ये जो नोट्स जो कॉन्सेप्ट्स हम आपको बता रहे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप एक साथ किसी बुक में नहीं पा सकते। आपको कई बुक का समराइज करके दिया जा रहा है जिसको आप एक आसानी से नोट बना सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट सी बॉन्ड एक्स, नेचर ऑफ C bond X. It means X means what? X stand for halogen. जहाँ कहीं भी आप केमिस्ट्री में कैपिटल X देख लें इसका मतलब है कि हाइलोजन्स आपको बताए जा रहे हैं, वहाँ पे हाइलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पहले लास्ट प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन है, कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब इसके पास 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। 4 चाहे सिंगल बना दे या 2 डबल बना दे या 1 ट्रिपल 1 सिंगल बना दे या फिर 2 डबल बना दे या 1 डबल 2 सिंगल बना दे। तो टेट्रा वैलेंसी होती है, यह आपका X होता है। X मीन्स हैलोजन, और हैलोजन कौन से होते हैं? हैलोजन ध्यान दीजिएगा, ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हैलोजन्स होते हैं। ये कितने प्रकार के हैलोजन्स होते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड लास्ट इज एस्टाटीन। आप ध्यान देंगे, यह जो आपका है इसको हम एस्टाटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टाटीन। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एस्टाटीन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एस्टाटीन जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यह रेडियो एक्टिव होता है। और हम आप जानते हैं कि जो एलिमेंट्स, जो पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एटम की जो स्टेबिलिटी होती है, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी होती ही नहीं है। इस वजह से किसी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आप हैलोजन के जितने भी रिएक्शन पढ़े होंगे, हैलोजन के बारे में जितना भी आप रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी एस्टाटीन आपको नहीं दिखाई देता है। यह आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वह आपके सिर्फ ये होते हैं। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। इट मीन्स इनके पास कुछ खास प्रॉपर्टी होती होगी, और वो खास प्रॉपर्टी क्या है? ये खास प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो हैं आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव
व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार आप मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी तत्व के पास लो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी शेयर्ड पेयर्ड, साझा किए गए जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वह आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्लियर, इज दैट क्लियर, एकदम क्लियर। अब आप देखोगे ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है, 17वें ग्रुप का है, और हमें पता है केमिस्ट्री में कि ग्रुप 18 जो होता है इनर्ट गैसेस हो जाता है, लास्ट ग्रुप आपका होता है। यानी सक्रिय पदार्थ जो होते हैं, सक्रिय जो तत्व होते हैं उनमें ग्रुप 17 जो होता है एक तरह से लास्ट होता है, क्योंकि इसके बाद अक्रिय गैसेस आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो इन पीरियाडिक टेबल, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियाडिक टेबल, इन पीरियाडिक टेबल लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, इंक्रीज करती है। क्या होती है, इंक्रीज करती है। जब भी आप पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आप जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। आप सोच रहे होगे डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होगे क्या कि अरे सर यार ऑर्गेनिक में ये कहाँ पीरियाडिक टेबल पे आ गए। नहीं, आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, बट इसका यूज है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैं बता रहा हूँ कि जब हम पीरियाडिक टेबल में, अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे, यहाँ पे जब इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको डिटरमाइन करेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि जब आप पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हो उस समय एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, टू अट्रैक्ट shared paired electron by any atom is called electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी तत्व द्वारा साझा युग्म इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है यह हैलोजन ग्रुप में सर्वाधिक है। किसमें है, हैलोजन ग्रुप में सर्वाधिक है। और एक सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा रूल आपको बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है वो प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। यानी आप यहाँ तक तो इंक्रीज करा दिए, लेकिन अब इसके बाद फ्रेंड्स, इसके बाद आप देखोगे कि टॉप टू बॉटम में डिक्रीज करेगी। इसके हिसाब से फ्लोरीन क्या हो गया, सर्वाधिक हो गया। फ्लोरीन जो हुआ वो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का हुआ। उसके बाद सबसे कम किसका हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा। ये तो भाई रेडियो एक्टिव है, इससे कोई मतलब नहीं। यानी आप इसको लिख सकते हो कि सर्वाधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी, सर्वाधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक। और ये जो होता है क्या होता है, सबसे कम, सबसे कम क्या, वैद्युत ऋणात्मक। क्लियर, क्लियर हो गया। पीरियाडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे होते हैं तो फ्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन क्या है इससे, है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन है। आप देखोगे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सी बॉन्ड यक्स, अब देखिए इसके पास शेयर्ड पेयर्ड माने इस बंध पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है, सर्वाधिक है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या है भाई, सर्वाधिक है। किसके पास, यक्स के पास। तो जब इसके पास इस बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति जब ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, यक्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। और जिस साइड में, जिस एलिमेंट पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करती है वो आपका पार्शियली निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और उसके अपोजिट वाला एलिमेंट क्या होता है भाई, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाता है।
अब आप देखिए, ये कार्बन हैलोजन हो गया, क्लियर हुआ। हैलोजन जब भी यानी हेलो एल्केन में सी बॉन्ड एक्स का जो नेचर हो गया वो क्या हो गया भाई, देखिए दो आपके अपोजिट चार्ज इनके ऊपर आ गए। किसके ऊपर? आपके हैलोजन परमाणु पे निगेटिव चार्ज आया और उसके अपोजिट कार्बन परमाणु पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? दिस बॉन्ड इज नोन एज पोलर बॉन्ड। क्या होता है? पोलर बॉन्ड। देखना भाई, ध्यान से देखना, ये क्या होता है? पोलर बॉन्ड होता है। ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय बंध, ध्रुवीय बंध। कौन सा बंध होता है? ध्रुवीय बंध। और ध्रुवीय बंध कब बनते हैं? जब दो तत्वों के बीच वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक हो जाता है तो उनके बीच बनने वाला बंध हमेशा ध्रुवीय बंध होता है। अब ध्रुवीय बंध हो गया तो ये कमज़ोर भी हो गया भाई, इसके अंदर पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन हो रहा है तो ये क्या बनाएंगे? ये क्या बना देंगे भाई? ये कमज़ोर होंगे। इनकी अभिक्रियाशीलता जो होगी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इनकी जो रिएक्टिविटी होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब रिएक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तो कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, क्या क्या इनके साथ हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जानेंगे। इनके पोलैरिटी के बारे में जानेंगे, किसकी पोलैरिटी कम है, किसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इनकी पोलैरिटी क्या है, कैसे, सारी चीज़ें हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे। अब हम आपको यहाँ तक पढ़ लिए कि हेलो एल्केन में कार्बन और इसका बॉन्ड का नेचर क्या है, हैलोजन अब कैसे जुड़ रहा है। अब हम हैलोजन की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे। हैलोजन की रिएक्टिविटी, क्योंकि जब भी आप क्या हेलो एल्केन का निर्माण कराओगे तो हैलोजन की रिएक्टिविटी कार्बन परमाणु के साइड में कितनी होती है ये ध्यान देना जरूरी है। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स toward C bond H, C bond H। डियर स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, क्योंकि जब तक आप रिएक्टिविटी इनकी नहीं जानेंगे तब तक इनका बनाएंगे कैसे, हेलो एल्केन बनाएंगे कैसे आप, हैलोजन और एल्केन का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। हैलोजन और एल्केन का कॉम्बिनेशन के लिए कंपलसरी है कि पहले हम जानें कि कौन सा हैलोजन किस कार्बन के लिए कितना रिएक्टिव होता है, किस कार्बन के लिए कितना रिएक्टिव होगा, किस कार्बन हाइड्रोजन बंध के लिए रिएक्टिव होगा, किसके लिए रिएक्टिव नहीं होगा। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम हैलोजन्स की बात कर लेते हैं कि हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या है। तो हैलोजन में डियर स्टूडेंट्स हमने 5 टाइप्स के हैलोजन पढ़े, जिसमें लास्ट वाला हमारा जो था वो क्या था, रेडियो एक्टिव था। तो सबसे पहले अब क्या बचे हमारे पास, 4 बचे। तो हैलोजन्स जो हैं, हैलोजन्स में रिएक्टिविटी जो होती है वो फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, यही तो है। ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो एक्सपेरिमेंटली इनकी रिएक्टिविटी, फ्लोरीन इज मच मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। जो फ्लोरीन है इसकी अभिक्रियाशीलता जो है, इसकी जो रिएक्टिविटी है ये क्लोरीन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, और इन दोनों में ये थोड़ा सा स्लाइटली है, लेकिन यहाँ पे ये फिर अधिक है, सर्वाधिक है। अब आप देखिए इस सीक्वेंस से, इस एरो से, इस इनइक्वालिटी साइन से आपको क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर ये हो रहा है कि फ्लोरीन सर्वाधिक रिएक्टिव है। सर्वाधिक क्या है भाई, सर्वाधिक अभिक्रियाशील। रिएक्टिव मतलब अभिक्रियाशील। ये चीज क्लियर हो गया, ये सर्वाधिक कम है। सर्वाधिक कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए, यानी आप देखिए, जैसे एक तो है रिएक्टिव क्या है भाई,
एक तो इसकी एक की अभिक्रिया सबसे अधिक है, एक की अभिक्रिया सबसे कम है। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो कई घंटे लग जाएंगे। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप बैलगाड़ी से चले जाओ, तो बैलगाड़ी से आपको जाना रहे, यहाँ से मान लीजिए आपको जाना रहे लखनऊ, और कह दिया जाए कि भैया 2 साधन है आपके पास, एक बैलगाड़ी के, एक आपका बाईप्लेन है। तो बैलगाड़ी वाला क्या करेगा, आपको बैलगाड़ी से जाओगे बोर हो जाओगे, रास्ते में छोड़ दोगे उसको, कह दोगे यार इससे अच्छा पैदल चले जाएं, इससे अच्छा न जाएं, इतना बोर हो जाओगे कि फिर जीवन में कभी बैलगाड़ी के प्रति आपके दिमाग में कभी कोई अफेक्शन नहीं आएगा, कभी आप कोई जर्नी नहीं करोगे। वही हाल आयोडीन का है भाई, वही हाल आयोडीन का। C-H के लिए इतना कम रिएक्टिव है, इतना स्लो रिएक्शन करता है कि ये बोर कर देगा आपको, इतना बोर कर देगा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो अभिक्रिया दर है, अभिक्रिया दर टेंस टू 0 है लगभग, मान के चलिए इसकी अभिक्रिया दर टेंस टू 0 है। ये बोरिंग है, बैलगाड़ी है रिएक्शन के मामले में। तो इस बैलगाड़ी को क्यों पकड़ना, क्यों पकड़ना, तो इसको हम पकड़ते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए जब भी आप बात करेंगे आयोडीन की अभिक्रियाशीलता की आयोडीन से, तो हमेशा आयोडीन के साथ कुछ न कुछ स्पेशल रिएक्शन करा के ही आपको आयोडो एल्केन बनाया जाता है। एल्काइल आयोडाइड जब भी बनाया जाता है तो स्पेशल रिएक्शन करा दिया जाता है। कुछ कैटलिस्ट वहाँ अप्लाई किए जाते हैं, कुछ वहाँ पे जो है अलग से रिएजेंट अप्लाई किए जाते हैं, कुछ मीडियम डाले जाते हैं, तब आपका ये अभिक्रिया होता है। तो इस अभिक्रिया के बारे में भी नहीं पढ़ना, अपने को कहाँ पढ़ना है, अपने को अब आइए आगे। यहाँ पे मैंने कहा कि ये सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, यानी इसकी जो अभिक्रिया की जो दर है ना फ्रेंड्स, इसकी अभिक्रिया की जो दर है वो क्या है, टेंस टू इनफाइनाइट, टेंस टू क्या, इनफाइनाइट। इतना फास्ट है, यानी आपको लखनऊ जाना रहे, आपको प्लेन में बैठा दिया जाए, अभी आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक आप लखनऊ पहुँच गए। ये आपको सोचने का मौका नहीं देता, ये आपको जो है सब सोचने का ही पूरा मौका देता है। तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, और ये सोचने का मौका एकदम एक्सप्लोजिव नेचर होता है, जैसे आप डालोगे तुरंत रिएक्शन करेगा। तो इसका भी रिएक्शन हम नहीं लेते हैं। अब हमारे पास 2 बचे, 2 कौन से बच गए भाई, क्लोराइड और ब्रोमाइड, क्लोरीन और ब्रोमीन, 2 बचे। तो इन्हीं की अभिक्रियाशीलता हमारे पास सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके, चाहे वो आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके नीट के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे CBSE हो, ICSE हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सबके लिए इन दोनों के जो रिएक्शंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दोनों के रिएक्शंस। तो वी विल स्टडी अबाउट क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्शंस। क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यह एक्सप्लोजिव होता है, यह बोरिंग होता है, इसके बारे में हम पढ़ लिए। एक चीज़ याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम रिएक्शन के साथ साथ रिएक्टिविटी, अभिक्रियाशीलता के साथ साथ हमारे पास सेलेक्टिविटी का भी ऑप्शन होता है। रिएक्टिविटी के साथ साथ सेलेक्टिविटी भी होता है। रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, इस कॉन्सेप्ट को आप जानिए, तभी आप हैलोजन का एल्केन के प्रति क्या अभिक्रियाशीलता होती है, कैसे एल्केन से आप हैलोजन का रिएक्शन करा के हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे, ये आप जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर जगह क्लियर नहीं मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी मतलब, रिएक्टिविटी मीन्स अभिक्रियाशीलता। यानी इसका मतलब क्या हो गया, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर अधिक होगा तो फास्ट रिएक्टिव होगा, दर कम होगा तो स्लो रिएक्टिव होगा। यानी रिएक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी तत्व, चाहे वो हैलोजन हो या XYZ, कोई भी तत्व हो, वो किस दर से अभिक्रिया कर रहा है वही उसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। अधिक दर से अभिक्रिया कर रहा है इसका मतलब अत्यधिक अभिक्रियाशील है, कम दर से अभिक्रिया कर रहा है इसका मतलब कम अभिक्रियाशील है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे सर आप सेलेक्टिविटी की कहाँ से बात कर दिए, सेलेक्टिविटी का क्या लेना देना, यहाँ पे सेलेक्टिविटी का क्या लेना देना, सेलेक्टिविटी का क्या लेना देना, सेलेक्टिविटी का लेना देना ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो हैलोजन है एल्केन के किस कार्बन से जाके जुड़ेगा, एल्केन के किस कार्बन से जाके जुड़ेगा, टू सेलेक्ट द पोजीशन ऑफ कार्बन,
टू सेलेक्ट पोजीशन ऑफ कार्बन, कार्बन के किस पोजीशन को ये सेलेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी, वही आपकी सेलेक्टिविटी है। टू सेलेक्ट टू पोजीशन टू अटैक, यह आपका कार्बन एटम है। भाई कार्बन आप लोगे, एल्केन का जो कार्बन होगा, एल्केन में जो अभिक्रिया बनेगी, उस अभिक्रिया में जो कार्बन होगा, उस कार्बन का आपका क्या होगा, उस कार्बन का आप ध्यान दोगे, उस कार्बन के 3 कैटेगरी बनेंगे। उस कार्बन के कौन कौन से कैटेगरी बनेंगे भाई, 3। या तो वो कार्बन 1 डिग्री होगा, या तो वो कार्बन 2 डिग्री होगा, या तो वो कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री होगा। एम आई राइट? आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जब भी आपका हैलोजन कार्बन से जुड़ेगा तो उसके पास 3 रास्ते होंगे, 3 विकल्प होंगे कि या तो 1 डिग्री का कार्बन ले, या तो 2 डिग्री का कार्बन ले, या तो 3 डिग्री का कार्बन ले। किस कार्बन को लेगा भाई, किस कार्बन को लेगा, 1 डिग्री वाले को, 2 डिग्री वाले को, या 3 डिग्री वाले को? यही जो ऑप्शन चुनेगा उसी को क्या बोलेंगे, सेलेक्टिविटी। उसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिविटी। जैसे आप सुबह दोपहर शाम, जैसे सुबह आप जगह ब्रेकफास्ट किया, फिर दोपहर में आपने लंच किया, शाम को टी स्नैक्स लिया, उसके बाद आप रात में डिनर की बारी आई तो आपके घर वालों ने कहा चलो भाई चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। जब आप रेस्टोरेंट में डिनर करने जाओगे तो वहाँ क्या करोगे, वहाँ जो अपने मन पसंद की मेनू कार्ड लोगे, मन पसंद की चीज़ को सेलेक्ट करोगे, आप फिर बताओगे कि मुझे मटर पनीर खाना है, तो मटर पनीर आएगा, आप खाओगे। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी, कि आपने भोजन को जो मेन्यू कार्ड लिया उसमें आपको सिलेक्शन करने का मौका मिला, आपने सिलेक्शन किया। वही हाल हैलोजन के पास है। जब हैलोजन अटैक करने आएगा, कार्बन से जुड़ने आएगा, तो 3 रास्ते उसको दिखाई देंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन। अब उसके पास 3 रास्ते हैं, तो तीनों में से किस रास्ते को कितने अधिक प्रवृत्ति के साथ, प्रबलता के साथ चुनाव करेगा, यही इसकी सेलेक्टिविटी हो। एम आई राइट? समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझिए कि जब आप, जैसे मान लो आपको भूख लगी हुई है, 2 दिन से आप खाना नहीं खा रहे हो, 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप घर पहुंचे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, आप कहोगे कि जो कुछ बना लाओ दो, मुझे खाना है। आप ये नहीं कहोगे कि भाई पहले मटर पनीर बनाओ तब हम खाएंगे, पहले चिकन बिरयानी मंगाओ तब हम खाएंगे। ये आप काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भूख की प्रबलता बहुत अधिक है। आपके अंदर भूख इतना प्रबल है कि आप सबसे पहले उस भूख को मिटाओगे। तो वहाँ आप चुनाव नहीं करोगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको अभिक्रियाशीलता की प्रबलता बोलते हैं। वहाँ आप चुनाव का विकल्प नहीं है आपके पास, तो वहाँ आप जाओगे और जो मिलेगा वो खा जाओगे। ठीक है? तो आप देखोगे कि जब अभिक्रियाशीलता अधिक हुई, जब ये अधिक हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। वही भूख मतलब अभिक्रियाशीलता यहाँ हो गई। हैलोजन की भूख मतलब हैलोजन की अभिक्रियाशीलता जब अधिक हुई तो उस कार्बन को सेलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति हो गई वो क्या हो गई? कम हो गई। इसीलिए हमने फ्लोरीन को छोड़ दिया, इसीलिए हमने आयोडीन को छोड़ दिया। जब अभिक्रियाशीलता कम रहती है, यानी सैचुरेटेड मॉडरेट स्टेट में रहती है, तो उस स्थिति में हैलोजन जो होता है सेलेक्ट करता है कि हमें 1 डिग्री कार्बन पे जाना है, कि 2 डिग्री कार्बन पे जाना है, या 3 डिग्री कार्बन पे जाना है, या कितना % हम 1 डिग्री पे जाएंगे, कितना % 2 डिग्री पे जाएंगे, कितना % हम 3 डिग्री पे जाएंगे। इस तरह से वो डिवाइड कर लेता है, इस तरह से वो चीज़ें डिवाइड कर लेता है और फिर जाके कार्बन से जुड़ता है। तो उसको सेलेक्ट करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी। ये चीज़ क्लियर हुआ? ये चीज़ क्लियर हुआ? तो आप यहाँ देखोगे कि जो सेलेक्टिविटी है, सेलेक्टिविटी यह आपकी रिएक्टिविटी से हो गया, यह रिएक्टिविटी हो गया। क्लियर? इज दैट क्लियर? कि जो सेलेक्टिविटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। सेलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। अभिक्रियाशीलता जब अधिक होगी तो सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब
बहुत तेज भूख लगी रहेगी, कई दिन से आप भूखे रहेंगे, तो जो मिलेगा वही खाएं। फिर खाना नहीं सेलेक्ट करेंगे आप, लेकिन यदि नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल रूटीन में आप काम कर रहे हैं, तो खाते समय आप चूजी हो जाते हैं कि हमें अब शाम को चाय के साथ समोसा खाना है, कि हमें चाय के साथ नमकीन खाना है, या हमें चाय के साथ क्या लेना है, पकौड़े लेने हैं, ठीक है। लेकिन यदि वही आप कई दिन से भूखे हैं तो चाय के साथ जो मिल जाए खा जाएंगे, फिर वहाँ आप समोसे, पकौड़े और नमकीन की बात नहीं करेंगे। तो वही हुआ कि हैलोजन की अभिक्रियाशीलता बढ़ी तो सेलेक्टिविटी क्या हुई, घटी। हैलोजन की अभिक्रियाशीलता घटी तो सेलेक्टिविटी उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे देखिए कि जब अभिक्रियाशीलता से हम आ गए तो हम देखेंगे कि कार्बन के साथ इनकी अभिक्रियाशीलता क्या है। कार्बन के साथ अभिक्रियाशीलता क्या है, कार्बन C बॉन्ड H। तो हमें दो चीज़ पढ़ना है, Cl2 पढ़ना है और क्या पढ़ना है भाई, Br2 पढ़ना है। हमें Cl2 पढ़ना है और क्या पढ़ना है, Br2 पढ़ना है। दो चीज़ में हमें जानना है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो C बॉन्ड है, कार्बन की डिग्री क्या हो सकती है 1, कार्बन की डिग्री क्या हो सकती है 2, और कार्बन की डिग्री क्या हो सकती है 3 हो सकती है। ये क्लियर हुआ। अब Cl2 जब जाएगा तो Cl2 1 डिग्री कार्बन के लिए जो इसके रिएक्टिविटी की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, 2 डिग्री के लिए 3.8 होती है, और 3 डिग्री के लिए क्या होती है, 5 होती है। इसी तरह Br2 में 1 डिग्री के लिए 1, 2 डिग्री के लिए ये 82 होती है, और 3 डिग्री के लिए क्या होती है 1600। देखिए कितना ज़्यादा प्रबल है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो डेटा हमने दिया है इसका मीनिंग क्या है। इस डेटा का मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स कि Cl2 1 डिग्री कार्बन पे यदि एक उसकी जाने की जो प्रवृत्ति होगी उसका 3.8 गुना प्रवृत्ति 2 डिग्री पे जाने की होगी, उसका 5 गुना प्रवृत्ति जो है 3 डिग्री पे जाने की होगी। उसी तरह से Br2 का 1 डिग्री पे जाने की जो प्रवृत्ति होगी उसका 82 गुना 82 टाइम्स वो 2 डिग्री को लाइक करेगा, और 1600 टाइम वो 3 डिग्री को लाइक करेगा। ये इसकी रिएक्टिविटी हुई। अब आप देखोगे, आप सोच रहे होगे कि सर आप बता क्या रहे हो, इससे आप क्या करोगे, इससे आप जो है अपने किसी भी एल्केन के साथ जो रिएक्शन कराते हो, जैसे मान लीजिए हमने एल्केन ले लिया, ये हमारा एल्केन है, इसके साथ हमने Cl2 की अभिक्रिया करा दी। यहाँ पे हम HNu या लाइट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो बना, प्रोडक्ट एक तो आपका Cl यहाँ लग सकता है प्राइमरी वाले पर, एक तो Cl आपका यहाँ लग सकता है सेकेंडरी वाले पर, एक तो Cl आपका यहाँ लग सकता है। देखिए ये हुए आपके, ये 3 प्रोडक्ट आपके बनेंगे, 3 प्रोडक्ट बनेंगे। जो मेजर है आपको हम एक चीज़ बता दें, ये ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब आप देखोगे कि जब एल्केन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं, एल्केन में कौन सा है 1 2 3 4 5, ये क्या है भाई 1 2 3 4 5, 5 मतलब क्या हुआ पेंटेन। पेंटेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो 2 प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं। प्रोडक्ट और भी बनेंगे लेकिन वो बहुत ही माइनर रहेंगे, उनकी क्वांटिटी माइनस हो जाती है, बहुत कम होती है। मेजर माइनर 2 ही बनेंगे। तो इसमें आपको बताना है कि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। तो आपके सामने 2 रास्ते हैं, पहला कि आप इसको कैलकुलेट करना सीख लो इस टेबल से, या दूसरा आप क्या कर लो, दूसरा आप जो है रट्टा मार जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है क्या कि मैं आपको केमिस्ट्री सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं। केमिस्ट्री जो लोग कहते हैं रटना पड़ेगा, 2000 वो सब के सब गलत है। केमिस्ट्री रटना नहीं है, लॉजिकली आप सोचना है, बस आपको सीखना, मैथमेटिक्स की तरह आपको सीखना है। आप सीखोगे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपको रटाएंगे नहीं, हम बताएंगे टेबल से, और परसेंटेज भी बताएंगे। मेजर माइनर तो छोड़ दो, मेजर माइनर के साथ हम ये भी बताएंगे, आप निकालना सीख जाओगे कि ये कितना परसेंट बनेगा और ये कितना परसेंट बनेगा। एग्जैक्ट परसेंटेज आपको पता चल जाएगा, परसेंटेज आप निकालना सीख जाओगे। समझ में आया? तो डियर स्टूडेंट,
इसको आप देखो, समझो, रिटन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज डिमांड रिटन प्रैक्टिस, बिना रिटन प्रैक्टिस के नहीं होता है। और अधिक से अधिक संख्या में आप देखें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो आपको उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेंगे। और आप जो है इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पे रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने घर वालों की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा आपके हाथ में है। आप जो लोग अवेयर नहीं हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, उनको आप बताइए कि भैया इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए आपको जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको जो है क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, चाहे होम क्वारंटाइन हो चाहे बाहर हो, आप पेशेंस रखें, यही इसका इलाज है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हाँ हाँ।